मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ वीनस टीवी, वीनस एंटरटेनमेंट पे आप मेरा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी देखते हैं और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। नंबर भी पीटीसीआर भी मेंशन हो रहा है। हम डिफरेंट सेगमेंट्स यहाँ पर करते हैं जो हेल्थ से रेलिवेंट होते हैं, अवेयरनेस से रेलिवेंट होते हैं, डिग्निटीज़ एंड सेलिब्रिटीज़ एंड तमाम पर्सनैलिटीज़ इस शो में आती हैं और हेल्थ की बात होती है या स्पोर्ट्स की बात होती है, कुकिंग की बात होती है। वो सारी चीज़ें हम इसलिए आपसे शेयर करते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग बड़ी सलाहियतें रखते हैं और आप यकीन करें जब मैं इंसानियत की बात करती हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे लोग छुप के आपको शायद पता भी नहीं होता कि वो बहुत सारे काम कर रहे हैं अभी भी। और मुझे खुशी ये होती है, कहते हैं कभी कभी एक हाथ से किया जाए तो दूसरे हाथ को ना पता चले, लेकिन कभी कभी बताना इसलिए पड़ता है, जतलाना और बताने में बड़ा फ़र्क है। हम बता इसलिए रहे ताकि आप भी हो सकता है कुछ अच्छा करना चाहें, आप भी हाथ में हाथ डाल लें और उसमें आपका भी एक हिस्सा मिल जाए। और जो इस मैं कहती हूँ दुनिया में आप सदक़े जारिया के तौर पे काम करते हैं, वो अल्लाह पाक का एक वादा है, वो एंड तक जब तक वो चलता रहेगा उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। तो आप नहीं चाहेंगे, अच्छा कुछ लोग ज़रूरी नहीं है कि हम समझते किसी को फ़ंड दे के पैसे दे के हम उस अपना हिस्सा मिला सकते हैं, नो एंड नेवर। आप उसके साथ खड़े होके भी, उसको हौसला दे के भी या किसी को रेकमेंड करके भी अपना हिस्सा मिला सकते हैं, क्योंकि नीयतों का हाल तो अल्लाह पाक जानते हैं। तो आप अपनी नीयत को रिप्रेजेंट करें बिल्कुल उसी तरह कि जब आप कुर्बानी करते हैं तो ऊँट की कुर्बानी ये जल्दी कबूल हो जाएगी तो दुम्बे की कुर्बानी कबूल नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी अल्लाह पाक आपकी नीयतें देखता है। आप 1 करोड़ जो बंदा दे रहा है और जो 1 लाख दे रहा है, जो 1000 दे रहा है ना, तो सब की इक्वल कैटेगरी होगी मेरे रब की नज़र में, क्योंकि उसके पास जितनी जसारत है वो उतना हक अदा कर रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में काम करें। मैं चाहती हूँ कि ऐसे तमाम लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको ओब्लाइज करूं और इस जगह पर बिठा के मैं अपना छोटा सा एक हिस्सा मिलाऊं और ये रहती दुनिया तक मैं कहूं कि मैं मर भी जाऊं तो ये मेरा थोड़ा सा हिस्सा जो मैंने एक अच्छे अल्फाज उनके लिए कहे और मेरे कुछ अल्फाजों से किसी के दिल पे कोई बात असर कर गई और वो इनके साथ जुड़ गया, तो समझ लें मैंने एक थोड़ा सा अपना हिस्सा मिला लिया। हक अदा नहीं किया, हक में अदा नहीं कर सकती। ऐसे लोगों के साथ मैं खिदमत करके मैं ये कहूँ मैंने हक अदा कर दिया, नॉट पॉसिबल। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मैंने एक थोड़ा सा अपना हिस्सा मिला लिया। लेट्स सी, मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रही है उनके साथ ज्वाइन हो। लेट्स सी, मेरे साथ यहाँ पर एक तशरीफ़ रखते हैं कम्युनिटी केयर फोरम कराची से यहाँ पर तशरीफ रखते हैं शेख सरवर हुसैन, जनरल सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इनके बिल्कुल मेरे इस हाथ पर तशरीफ़ रखते हैं, उनसे भी मिलवाती हूँ, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और कम्युनिटी केयर फोरम कराची से कोऑर्डिनेटर हैं हज़ार खान सोमरो साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने तशरीफ़ लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, मैं बात करूँगी सबसे पहले शेख सरवर हुसैन साहब से। सरवर साहब माशाल्लाह आप लोग हेल्थ और एजुकेशन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क के बच्चों की और लोगों के लिए, उस पर आप वर्क कर रहे हो। लेकिन मैं बहुत सारी बातें आपकी सुन रही थी कि कुछ लोगों के पास सर्दियों में कपड़े नहीं होते और जूते नहीं होते। हम उन लोगों को, और वो भी देही इलाके और काफ़ी ऐसे मुतवसत तबके हैं जिनको जैसे सफ़ेद पोश हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है। तो मुझे बताइए ख्याल कैसे आया? सबसे पहले तो ये सवाल है। मैम बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये कि हमने और भी चैनल से कोशिश ये की है कि जो हमारे मुल्क में जो गरीब लोग हैं, जो पसमानदा एरिया में, जहाँ पर हमारे, अगर मैं सिंध की बात करूँ तो सिंध गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही, ओके। या कुछ इदारे हमारे और भी हैं जैसे वेलफेयर और ट्रस्ट वगैरह चल रहे हैं, लेकिन वो बॉर्डर पे नहीं जा पाते हैं। तो हमने यही सोचा हुआ कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम अगर एक बंदा करे तो वो एक फैमिली की या एक गांव की कर सकता है, लेकिन अगर हम किसी चैनल के तबस्सुस से अगर ये चैनल पे आकर के हम कहते हैं और ये बात वायरल होती है पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में जो ट्रस्ट काम कर रहे हैं उनके नॉलेज में ये जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करूँगा दोबारा से कि हमें इसका मौका मिला कि हमारी जो ट्रस्ट है कम्युनिटी केयर ट्रस्ट कराची के नाम से एसोसिएशन भी है, ये अभी ट्रस्ट हमने नहीं रखा है।
اور جی ہمارا مقصد مین یہ ہے کہ لوگوں تک ان کے سہولیات میسر ہو جائیں, بالکل پہنچ صحیح ہے, جائیں. یہ بہت ضروری بنیادی چیز ہے. ہم نے ضروری نہیں کہ ہمارا نام ہو, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو لوگ پریشان ہیں مختلف جگہوں پہ ان کی پریشانیوں کو آگے تک کے فارورڈ کر دیں, بالکل بہترین, تاکہ ہم اس ملک کے اندر ایک قوم جب تک کہ نہیں بنیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایبسلیوٹلی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو میں تعلیم کے حوالے سے آپ کو کہوں گا کہ ہم نے جو تعلیم کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے جو ہم نے کام کیے, پہلی مختلف جگہوں پہ ہم نے ہیپیٹائٹس بی اور سی کے کیمپ کیے, جو کہ ایسے ایسے ایریا ہیں, اب آپ کو میں بتاؤں وہاں پہ صاف پانی میسر نہیں ہے لوگوں کو. جب ہم نے ان کے ٹیسٹ کیے ہیں, ہم تو سارے ٹیسٹ وغیرہ فری کر کے دے رہتے ہیں, اور یہ ٹیسٹ یا جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں اپنے ویلفیئر کی طرف سے وہ ہم خود اپنے مدد آپ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی فنڈ ہمارے پاس کسی نہ گورنمنٹ کا ہے اور نہ ہی اور کہیں باہر سے, جو ہم ممبرس ہیں وہ ہم خود ہی کرتے ہیں, اور جتنا ہم ارینج کر سکتے ہیں اتنا ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. خیر ہم نے کئی جگہوں پہ کیمپ کیے ہیں, گلشن اقبال پہ, پھر گڈاب ٹاؤن پہ, اور بلوچستان کے سائڈ پہ, ایسے ملیر کے پیچھے سائڈ اگر آپ دیکھیں جو پسماندہ ایریا ہے ان سب جگہوں پہ, اورنگی ٹاؤن پہ, پھر اپنا اور ایسے بہت سارے ایریا ہیں جہاں پہ ہم کیے ہیں, تو گنا بھی نہیں سکتا میں. نہیں, اچھی بات ہے, آپ نے مطلب کافی پاکستان میں آپ کی بہت ساری جگہ پر یہ ورک چل رہا ہے آپ کا. جی, کراچی کے اندر ایسے جگہ پہ جہاں پہ اور دیگر ٹرسٹ نہ جاتے ہوں. پسماندہ علاقے ہمارے ملک میں بہت ساری جگہوں پر ہیں, اور ایسی جگہ پر جہاں پر شاید بہت ساری سہولیات ہی نہیں ہیں, میٹھا پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, اور اس جگہ پر جا کے اب خود سے ہم شہر میں اگر پریشان ہو جاتے ہیں اگر ہمارے گھر میں گیس نہ آئے, لیکن اس جگہ پر دیکھیں وہ زندگی کو بس فیس کر رہے ہیں, اور ایسے جو لوگ ہیں جو میں یہ کہوں گی کہ وہاں پر جا کے ہیلپنگ ہینڈ بن جاتے ہیں, تو ایک بہترین انسانیت کا یہ موٹیویشنل میسیج ہے. میں ہزارہ خان سومرو صاحب سے بات کرتی ہوں, ہزار خان سومرو صاحب سے ذرا بات کروں گی. سر ماشاءاللہ, جی میرے حسین بھائی بھی بتا رہے تھے مجھے, اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ تمام ورک آپ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں, کون کون سی جگہوں پہ ابھی تک آپ کا وزٹ ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی, شکریہ آپ نے ہمیں دعوت دی, بلایا. صحیح ہے, تو ہمارا وزٹ جو ہے ہم نے کوشش یہ کی کہ کراچی کے جو پسماندہ علاقے ہیں جیسے ملیر ہو گیا اور گڈاب کے ایریے ہو گئے, اور اپنا اورنگی ٹاؤن کی بیک سائڈ جو ایریا ہو گئے وہاں پہ ہو گئے, تو ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ میڈیکل کیمپس لگائے تھے. سب سے پہلا ہم نے میڈیکل کیمپ لگایا تھا ہیپاٹائٹس کا, تو وہ لگایا تھا ہم نے گڈاب ٹاؤن میں. گڈاب ٹاؤن کا ایک پسماندہ علاقہ ہے, محمد علی بھمبور کے نام سے کوئی ایریا ہے, جہاں پر کوئی میڈیکل ہاسپیٹل نہیں ہے, حتیٰ کہ وہاں پہ گورنمنٹ کی کوئی ڈسپنسری بھی نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے لگایا گلشن اقبال میں الشفا میڈیکل کیمپ کے ساتھ, یاسمین میڈیکل سینٹر کے ساتھ جو ہے ہم نے وہ کیمپ لگائے. پھر اس کے بعد جیسے ابھی یہ سردیاں آئیں, سرور صاحب بتا رہے تھے, تو سردیوں میں ہمارا جانا ہوا گڈاب کے بشیر خاص کھلی گوٹ کی طرف. وہاں پر ہمیں کسی دوست نے لوکیٹ کیا تھا, وہاں پر ہم گئے تو لوگوں کو رہنے کے لیے گھر تک میسر نہیں. اچھا, وہ گاؤں وہ پاکستان بننے سے پہلے کا موجود ہے, کوئی بنیادی سہولت نہیں, نہ بجلی, نہ گیس, نہ پانی. وہاں پر لوگوں کو رہنے کی جب سہولت نہیں ہے تو وہ پہنے کے کہاں سے, تو ہم نے وہاں پر جو ہے سویٹرز وغیرہ بانٹے. پھر یہاں پر آبادی ہوئی ہے سن 2010 میں جو سیلاب آیا تھا, سیلاب زدگان. کچھ علاقے ہیں جہاں پہ کراچی کے لوگ آباد ہیں. پھر ہم ان سیلاب زدگان کی طرف گئے, وہاں پر جو ہے ہم نے یہ سویٹرز اور میڈیکل کیمپس لگائے. تو ہماری بنیادی جو پہلی جو ضروریات تھی وہ ہیلتھ تھا. اب انشاءاللہ ہم ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں, تو وہاں پر کوئی اسکول نہیں, کوئی مدرسہ نہیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان علاقوں میں جو بالکل پسماندہ ہے وہاں پر کوئی ایک چھوٹا سا اسکول یا مدرسہ کمبائن وہاں پہ کھولیں اور وہاں پر لوگوں کو یہ سہولت دیں. لیکن لوگ آپ کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, یہ بتائیں. اپریشیٹ تو کرتے ہیں, صحیح ہے, سپورٹ بھی کرتے ہیں, لیکن فی الوقت تک ہم نے کسی سے کوئی فنڈنگ وغیرہ نہیں لی. اور ہم نے کوشش یہی کی کہ ہم کسی سے فنڈنگ وغیرہ نہیں لیں گے. اپنی مدد آپ کے تحت. کیوں آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ آپ کسی سے ہیلپ نہیں لیں گے؟ میڈم, بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ, جیسے آپ نے بولا نا کہ دکھاوے کے لیے بھی ہوتا ہے, کچھ لوگ وہ ٹرسٹ کا نام لے کر جو ہے
वो करते आप हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई ठीक है, आप हमें पैसे नहीं दें, आप एक काम करें, हमने हमें यही- ये चीज चाहिए और आप हमें ये प्रोवाइड कर दें। इस तरह तो जाहिर बात, आप कोई नहीं। घर में कुर्सियां तो नहीं ले जाएंगे, बच्चों के डेस्क तो नहीं ले जाएंगे, ऐसा है ना? हमने कोशिश यही की है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, बशीर खास के लिए गोट है, वहाँ पर ना मदरसा है, करीबन 5 से 8 गांव हैं, ये मेमन गोट के बिल्कुल करीब तरीन है। सर अब मुझे ना ये वैसे गोट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरा बहुत दिल करता है, जब आप बार बार मेमन गोट कहते हैं ना, तो मैंने ये नाम बहुत बार सुना है। एक नहीं, मेमन गोट तो खैर बड़ा डेवलप हो गया है अब। अच्छा। हाँ, मेमन गोट के बिल्कुल नज़दीक है, डमलोटी रोड के ऊपर है बशीर खास के लिए गोट, वहाँ पर एक महर गोट है, 3-4 कंबाइन गोट हैं, सही है। तो बड़ा अच्छा और खूबसूरत एरिया वहाँ है। पर मैं चाह वही देख, मुझे मैंने थोड़ा देखा हुआ है, तो काफ़ी पुराना देखा है। ये बताएं उनकी ज़िंदगी की वर्किंग क्या है, वो लोग जॉब क्या करते हैं, मतलब काम उनका कैसा है, ये बताइए। हाँ, उनके मैडम, मर्द हजरात या हाँ जी, खवातीन? बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे जो ख़वातीन हैं तो वो सिर्फ वो घरेलू ही काम करती हैं, क्योंकि एक तो एजुकेशन ना होने की वजह से कोई तालीम नहीं। कढ़ाई सिलाई वही बेचारे। वही कढ़ाई सिलाई। अच्छा, हम बशीर खास के लिए गोट में गए थे, तकरीबन कोई 150 से के करीब घर थे। उन 150 घरों में से आप ये सोचें कि कमो बेश 1000 अफराद होंगे। 1000 अफराद में से सिर्फ एक ही बच्चा था जिसने मैट्रिक की तालीम हासिल की हुई थी। ओए इसके अलावा कोई बच्चा पढ़ा उसके लिखा घर के पास स्कूल नहीं, कितनी दूर उसको जाना होता है? अच्छा, एक बच्चा और जो है वहाँ से जाता था स्कूल, उसकी उम्र तकरीबन 8 साल थी, वो पैदल जाता था, तकरीबन 6 किलोमीटर का सफ़र तय करके। मेमन गोट से वो तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे कोई मदरसा भी नहीं है, इवन वहाँ पे कोई मस्जिद भी नहीं है। जो लोगों ने, गांव वालों ने अपनी तहत के आप बनाई हुई है वही है। और वहाँ पर एक मुफ्ती साहब आते हैं, हाफिज़ साहब जो है फ़ी सबिल्लाह बच्चों को कुरान की तालीम देते हैं। और लोगों का जो वहाँ कारोबार है, एक तो ये जानवरों का है, माल मवेशी का है, और दूसरा वो सिर्फ मजदूरी के लिए जाते हैं। सही। कोई दिहाड़ी की मजदूरी मिल जाए कहीं लेकिन जाए। दूर कितना पड़ता होगा ये देखे ना। तो सबसे बड़ी बात ये कि ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। ओए होए 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 होए। अगर वो मजदूरी के लिए जाते हैं तो सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं, 6 किलोमीटर का सफ़र पैदल करते हैं या साइकिल पे करते हैं, या किसी के पास कोई अपनी सवारी हो तो वो जाते हैं। तो इसके अलावा कोई ट्रांसपोर्ट नहीं। अगर आप ये देखें कि मदार खान गोट के अलावा फिर आगे आपको शीदी गोट मिलेगा, मदार खान जोखियो गोट मिलेगा, दरसानो छनो मिलेगा। इवन यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। खुदा ना खास्ता अगर किसी को रात को कुछ हो जाए, प्रेग्नेंट लेडी भी हो सकती है, सब कुछ हो जाए, तो किसी को वहाँ हार्ट पर अटैक भी हो सकता है, अल्लाह माफ आप करे। मदार खान जोखियो गोट में देखें या बशीर खास के लिए गोट में देखें, डिस्पेंसरी तक नहीं है। तो सर ये क्या हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है? उनको नहीं, ये हमारे मैप पे, नक्शे पे क्या मेमन गोट नजर नहीं आ रहा उन लोगों को? सर आता है नजर। इस बिना पर हमने जो है वो DHO मलिर से भी मुलाकात की थी। अच्छा, सही है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। सही है। उन्होंने यहाँ तक हमें कहा कि वहाँ से भुट्टो नहीं निकल रहा, घर कहते हैं ना हर घर से भुट्टो निकलेगा। हुसैन हंस रहे हैं। हुसैन मुझे बताए ना, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे? तो उस घर से कोई भुट्टो नहीं निकल रहा। हाँ, अफसोस होता है ना, क्योंकि सिंध पर देखेंगे कि मैं कोई पर्सनलाइज उसमें नहीं हो रही हूँ, अफसोस सिर्फ इस कि बात आप पे होता मतलब है कि- हमारे सिंध के ऊपर सिंध की ही ग्रिप है और पीपल्स पार्टी की ग्रिप है, तो वो इनका भी हक बनता है, ये भी यहाँ के शहरी हैं, इनका हक बनता है कि इनकी जो पूरी एक कम्युनिटी है वहाँ पर एक पूरा मतलब अच्छा खासा आबादी है, क्यों इन लोगों को उनको फैसिलिटेट नहीं करना? तो हुक्मरानों को तक आवाज़ तो जानी चाहिए ना, क्यों नहीं बिल्कुल जानी जानी चाहिए। मैं इस हवाले से यही कहूँगा कि कराची और अगर सिंध के हवाले से हम देखें तो कराची में MQM भी है और पीपल्स पार्टी भी है, ये दोनों हमारे ज़िम्मेदार हैं। तो मैं इन दोनों से दरख्वास्त ये करूँगा कि जो इनके MPA MNAs होते हैं, आप जो हमारे लीडर हैं, इलेक्शन खत्म हो गया और भूल जाओ, कोई भी नहीं ये आएगा। तो है। नहीं, मैं ये आप कह रहा भूल हूँ। जाओ, अब आप लोगों ने चक्कर लगाने, उन्होंने नहीं बिल्कुल लगाने, ऐसा ही उनका है। काम नहीं, खत्म। कम से कम हम अपना काम कर दें कि हम अपना मैसेज काम दे बनता, दें, भाड़ में जाए जनता। हम अपना मैसेज दे दें, वही साहब हो जाएगा। बाकी जो साहब लोग हैं वो समझे, जरदारी साहब हैं या मिसाल के तौर पे अब ये MQM के जो बड़े लीडरान हैं, वो अपने MPA और MNA का यानी कि पूछ गछ करें कि आपने क्या किया। बिल्कुल आएंगे। भले से MPA MNA तो नहीं आपने आते, फायदा उठाना था ना भी इलेक्शन से पहले, बिल्कुल ऐसे ही पूछते है। ना, फिर कम से कम ये वो- अपने पार्टी को सही करने के लिए अपने MPA और MNA के पूछ गछ करें कि आपने अवाम के साथ क्या ये खिदमत बहुत की। अच्छी बात है। अगर ये चले जाते या वहाँ कुछ कर लेंगे तो मुझे बताइए ना कि वोट बैंक नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल बनेगा। वो आप 150 नहीं सोचें, वो 150 नहीं, 1,500 1.5 करोड़ भी समझ सकते हैं आप। जो भी अगर आप एक कम्युनिटी को, वहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी है, अगर आपका कोई भी पर्सन अगर पॉजिटिव काम करता है, चाहे वो
किसी भी पार्टी से रेलेवेंट हो, तो उसका वोट बैंक बढ़ेगा, उसकी पब्लिसिटी बढ़ेगी कि ये पॉजिटिव काम कर रहा है, और ख़ास फिर आगे भी अल्लाह पाक कबूल करेगा उसकी ये नीयत मैं को। एक बात कहूँगा यहाँ पे माजरत के साथ जी जी, कि नहीं आप ऐसे ही कह दें, मुझे माजरत ना मजबूरी करें। है कि ये कहना पड़ रहा है, अच्छा, और बहुत ज़्यादा अफसोस भी है कि ये बात कहने पे मैं मजबूर हूँ कि हमारे पड़ोस मुल्क और दीगर कंट्रीज़ वो चांद पे जा रहे हैं, लेकिन आज पाकिस्तान तकरीबन 70 साल हो गया है हम चांद रात नहीं तय कर पा रहे, सेवरेज किसी बात लैंड कर पे रहे हैं? सेवरेज लैंड पर के पानी की निकासी सही हो जाए और पानी घर तक के पहुंच जाए, साफ बस यही पानी, सोच रहे हैं। हम यही सोच रहे हैं। और जो भी अरे हमारे वैसे बात बड़ी सियासतदान, कि लोग चांद पे पहुंच गए, हम पानी की लाइनें ही नहीं बिछा पा रहे। हमारे जो सियासतदान आते हैं वो हमसे यही वादा करते हैं कि हम आपको रोटी कपड़ा मकान देंगे, और दूसरे जा रहे हैं चांद पे, वो चांद पे की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम खुद सोचें कि हमारी जहन और थिंकिंग कितनी छोटी है, हम कहाँ पर हैं। अब मिसाल के तौर पे तालीम के हवाले से अगर मैं कहूँ तो कि बहुत सारे, जैसे हज़ार भाई ने कहा कि ऐसे बहुत सारे गोड हैं। और एक बात मैं आपको ये कहूँगा कि आपने कहा कि आपको गोड के हवाले से बहुत पसंद है, तो मैं सोच रहा था कि अब अगर हम किसी गोड पे जाते हैं तो आपको इनवाइट कर देंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप मुझे आप याद करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि तालीम के हवाले से आज देखें, जब ऑक्सफोर्ड बरतानिया में बन रहा था उस टाइम बादशाही गवर्नमेंट थी हमारे मुसलमानों यूनिवर्सिटी की बात जी करें, जी ओके, जी। ठीक है। तो हमारे बादशाह उस टाइम ये नहीं सोचे कि हम अपने लोगों को तालीम दें, सही, लेकिन अगर आप अब भी पुराने साइंसदानों के हवाले से या बड़े तजिया निगार डॉक्टर वगैरह के हवाले से आप देखें तो ज़्यादातर आपको मुसलमान मिलेंगे। अच्छा, लेकिन इसमें बहुत सारे नाम को काट दिया गया है और अंग्रेज़ों ने अपने अपने नाम उसमें डाल दिए हैं मुख्तलिफ तो तरीके इसकी से। वजह ये कि ना हम लोगों ने हम तालीम पे पीछे किरदार नहीं निभा पा रहे हैं ना हम बिल्कुल ऐसे ही हम तालीम पे पीछे हैं। अब जब बरतानिया में इतनी बड़ी कॉलेज बन रही थी, यूनिवर्सिटी बन रही थी, ठीक है, तो हम सोए हुए थे, हमें उस टाइम भी ख्याल नहीं आया कि हमने भी अपने कौम के लिए कुछ करना है। असल में देखिए, आप लोग जितने भी लोग हैं नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, मैं एक बात आपको क्लियर कह दूं कि हम क्या चाहते हैं, हमें क्या करना है, ये आपको खुद सोचना होगा। जैसे उनको वोट आपसे नहीं चाहिए था, उन्होंने पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो गए, वोट तो हम ले लेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं है उनको। मैं रियल बता रही हूँ, ये सबके लिए कह रही हूँ। वो पहले हम ये सोचे थे कि ये मोहताज है हमारे वोट के, उन्होंने इसका बड़ा अच्छा सलूशन निकाला है। ऑफ कोर्स आपको तो दिखा रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने बोला हम आपके वोट के मोहताज हैं, हम आप वोट हमें देना दें, हम ले लेंगे। तो अब आप सोचें कि आपको ये सोचना चाहिए कि हम इनके ओबे या इनके ताबेदार क्यों हो, हम कर लेंगे। तो आप जब तक खुद से, जब आप अपने, आपकी इतनी सी प्रीमिसेस, अपना घर है 50 गज का, 100 गज का, 200 गज का, आप उसको हैंडल कर रहे हैं ना, कि कोई और आके हैंडल करवा रहा है। आपका जो सिस्टम है उसमें सब इस तरह कर रहे हैं ना, तो जब आप सारे काम खुद कर रहे हैं तो फिर आप टैक्स भी दे रहे हैं, तो फिर मुझे बताइए ना कि क्या कमी रह गई है। मुझे सिर्फ ये समझ में नहीं आता फिर हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने तो सोच लिया, कितना अच्छा, देखो उन्होंने, तुम नहीं सोच पा रहे हो तुमने क्या करना है, उन्होंने सोच लिया और उन्होंने बहुत पहले से प्लानिंग की। आपकी क्या प्लानिंग है? आप डिपेंडेड हुए हो, अभी भी डिपेंडेड हो, कोई आएगा। इन्होंने जितना काम किया, कोई आएगा की वजह से नहीं किया, इन्होंने खुद से सब कुछ कर लिया। तो आप लोगों ने भी सब खुद से ही करना है और एक दिन होगा आपका किया हुआ सॉरी आपका किया हुआ दुनिया देखेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, मैं कहूँगी हुसैन, जाते जाते आप कुछ आप बात करना चाहें वो कर लेते, फिर हम मैसेज आपसे शेयर करते। मैं तो सबसे पहले आपको जो शुरू में कहा था, मैं वही दोबारा से लास्ट में एक मैसेज देना चाहूँगा और दीगर ट्रस्ट को भी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अगर मैं देखूँ तो 60% तो फेल है। अच्छा। ऐसे जगह पे काम करने पे जहाँ पे उनकी कोई, यानी कि लोग जाते ही नहीं है। आप सरकारी अफसरान को देखें, अगर फूड का कोई ज़िम्मेदार है तो वो जाते ही नहीं है कि कहाँ पर कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या मुज़िर चीज़ें आवाम तक पहुँच रही है। लेकिन जब अगर हमें कहीं से कोई हिसाब नज़र आ रहा होता है कि हम वहाँ रेड मारते हैं तो उनसे कुछ सेटिंग बन जाएगी, तो हम वहाँ पे हमारे सरकारी इदारे रेड मार रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ढकी छुपी बात नहीं है कि हम अगर यहाँ पर ना करें वहाँ पर ना करें, ये सबों को पता है। तो हम इस तरह, यानी कि नीचे हमारा गिराफ आ गया है। हमें सोचना चाहिए कि हम एक अच्छे कौम बन करके आएँ। जो कायदे आज़म का विजन था हम उसको ले करके चलें, हमने तो उसको छोड़ दिया बिल्कुल। हम
تعلیم سے پیچھے ہو گئے ہیں. اب جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ تعلیم کے حوالے سے 6-6 کلومیٹر دور بچے پیدل جا رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں نا کہ کون پڑھے گا. باہر ملک میں جا کر کے دیکھیں, بچے اگر پڑھ لیں تو فری میں پڑھ لیں, ساری چیزیں اس کو گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے. یہاں پر کوئی پرواہی نہیں ہے. وقت سوئی نہیں ہے. ہمارے وہ اپنے بچے پڑھ رہے ہیں نا, ان کے باہر اسکولوں میں تو ایسے ہیں کہ وہ بھینس پل لیں. بالکل نہیں, ہمارے بعد میں تو باڑے ہی بنتے ہیں, وہ کیا کریں گے. اچھا, وہ ٹیچر بھی نہیں ہوتے ہیں جو اگر گورنمنٹ لیول پہ جو بھی ہوتا ہے وہ کتنے سال تک وہ اسکول کھنڈر بنا رہتا ہے, اس کی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, اور بعد میں پھر اس میں بحثیں بن رہی ہوتی ہیں. تو اب یہ بھی نہیں کہوں گی کہ جتنے بھی حکمراں ہیں وہ سارے کرپٹ ہیں. وہ جو نیچے کے لوگ ہیں شاید وہ لوگ ان تک صحیح طرح بات بھی نہیں ڈیلیور کر پا رہے, میں بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے, ہم کچھ کہاں سے صحیح کریں, ایک نکڑ پکڑتے ہیں تو دوسرا. اور دوسری بات میں ایک چیز دیکھ رہی ہوں, ہمارے ملک میں کرپشن کیوں ہے. ہمارے ملک میں بے انتہا کرپشن ہے, انڈر ٹیبل کٹ ہے, سب کچھ یہاں پر چلتا ہے, جس کی وجہ سے رائٹ وے رائٹ طریقے سے پریزنٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا. میں سومنو صاحب سے بھی ابھی کوشچن کروں گی. ایک چیز مجھے بہت دکھی ہوتی ہے, جیسے بہت سارے لوگ رینٹ پہ رہتے ہیں, فار ایگزامپل افورڈیبل نہیں ہوتے. وہ کیا سوچے میں اپنے بچے کو اچھی تعلیم, وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہے. اب وہ بچے کو تعلیم کیا دے یا اپنے گھر کے حالات کیسے صحیح کرے, تو وہ رینٹ, ایک بندہ رینٹ پہ رہتا ہے وہ کیسے افورڈ کرے گا. حکومت وقت کم از کم ایسے لوگوں کا کرائٹیریا بنائے. اب کچھ لوگ پھر قبضہ مافیا, بہت سارے لوگ کمیونٹی بنا لیتے ہیں, خالی پلاٹ پہ رہنے شروع کر دیتے ہیں, جھونپڑیاں بنا لیتے ہیں. ایسے بھی بڑے افسوس کی بات ہے, ہم لوگ کراچی شہر میں رہتے ہیں, آپ ذرا سا سپر ہائی وے گلشن معمار کراس کریں, آپ کے دائیں بائیں سارے وہ آپ نے نظر آ رہا ہوگا آپ کو, سارے جو ہیں وہ بیچارے جھونپڑیاں ہیں. یار ان لوگوں کی زمین نہیں خرید سکتے, کیسے خریدیں گے. تو حکومت وقت کو ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ پرووائڈ کرنی چاہیے, چاہے عارضی طور پہ, یا 5 سال یا 10 سال ان کو سٹیبل ہونے کے لیے, کہ ان کو کوئی اسکول کالج یا یہ چیزیں آپ کا حق بنتا ہے. آپ حکمراں ہیں, آپ جواب دہ ہیں. یہ تمام جو لوگ ہیں, یہ اگر وہ اس قابل نہیں ہیں, بیوہ ہیں یا کوئی معذور شوہر ہے, وہ اپنے بچوں کو, تو آپ ان کو کم از کم 1-2 کمرے کا کوئی سہولت پرووائڈ کریں, گھر پرووائڈ کریں, تاکہ یہ پھر کرپشن کریٹ کرتا ہے, چوریاں کریٹ کرتا ہے, سنیچنگ, جو قتل, یہ سارے مجرم, یہ تمام جرائم جنم جب لیتے ہیں جب حکومت وقت خراٹے مار رہی ہوتی ہے. تو لیٹ سی وہ اپنی زندگی میں چل ہیں, تو یہ جو چل آپ کے منہ پہ ایسے پڑے گا کہ آپ کی سوچ ہے کہ کیا ہوگا, کیونکہ تمام لوگ ان ایجوکیٹڈ ہوں گے, ضرورت مند ہوں گے, تو یہ کسی چیز کو بھی نہیں دیکھیں گے, اپنی جان بھی, دوسرے کی جان لیتے ہوئے بھی اور اپنی جان دیتے ہوئے پرواہ نہیں کریں گے. لیٹ سی میں ہزار صاحب سے پوچھتی ہوں کہ جس طرح آپ لوگ ورک کر رہے ہیں, تاکہ دیکھیں آپ لوگ بنیادی چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں نا, اب آپ کہاں تک کتنے لوگ آگے مزید آپ کے, جب آپ اٹھائیں گے پتھر تو کہیں گے اللہ, اس علاقے میں بھی ایسا دکھ ہوتا ہوگا آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے, بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کچھ ایریاز تو ایسے ہیں جہاں پر لوگوں نے اپنی زمینیں دے کر گورنمنٹ سے التجا کی ہے کہ بھائی یہاں پر اسکولز کھولے جائیں. بہت سارے ایسے علاقے ہیں, جیسے میں نے ایک عرض کیا مدار خان جوکھے گوٹ, تو وہاں پر لوگوں نے خود اپنی زمین دی تھی, تو وہاں پر ماشاءاللہ سے اب اسکول بن چکا ہے اور بہت عرصے سے چل رہا ہے. تو میں یہاں پر تھوڑی سی ایک بات آگے بڑھاؤں تو مدار خان جوکھے گوٹ سے آگے جو اگر آپ جائیں گے. ہزار صاحب ایک کالر ہے, بات کر لیں, مسز محمود. ہیلو, السلام علیکم. السلام, میری پیاری شہزادی, پیاری سی بہن سبین, کیسی ہو جان آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میری پیاری بہن, میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اوکے, پروگرام چلا رہا ہے بہت اچھا. اچھا, پروگرام دیکھ رہی ہیں, آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ آپ کا یہ پروگرام دیکھ لیے, دونوں بھائی بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. کاش ہمارے یہاں اگر رمضان بہت اچھے ہو جائیں تو یہ پاکستان سونا بن جائے, سونا. دنیا جہاں آپ کے پاکستان پر ہے, اللہ نے چیزوں سے ہمیں مالا مال کیا. آپ یہ دیکھیں, وہ کہتا ہے میری بیٹی آ جائے, وہ کہتے ہیں میری بہن آ جائے, وہ کہتے ہیں میری ماں آ جائے. یہ چھوڑ دیں, عوام کو دیکھیں, لوگ آپ کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کا ایک آنسو گرے گا, وہ 10 آنسو بہائیں گے کھڑے ہو کے آپ کے ساتھ. تو خدا کے واسطے عوام کا خیال کر لیں. مہنگائی, پیٹرول, ہم سے پیسے لو, ہم سے ٹیکس لو, اور استعمال کرو, اپنی جو ان کو جن سے لے رہو, چھوڑ دو اس سب چیزیں. اللہ نے میرے پاکستان کو مالا مال کیا ہوا ہر نعمت سے. میں آپ کو بتائیں سکتی, میں نے باہر ہو کر آئی ہوں, جتنی لوگ ہمارے پاکستان کی قدر کی نگاہ دیکھتے, ہماری برکت کے لیے ہم لوگ اپنے ملک کی قدر نہیں کرتے. اب یہ دونوں بھائی بیٹھے ہیں, ان کی باتیں بہت دیر سے سن رہی ہوں, اتنی محنت کر رہے ہیں,
चाहे कि हमारे बड़े लोग सब खड़े हो जाएं इनके साथ में। ये पूरा पाकिस्तान सोना बन जाएगा, आप यकीन करें। चोरियां डकैती हो रही हैं, उनको पालते हैं, रखते हैं जेल में, लो उड़ा दो को, ये वारदातें भी ना हो। उन्होंने तो ये करना आसान है उनके लिए, कमाना उनके लिए मुश्किल है। हर पढ़ा लिखा आदमी कम लगा के, कोई बेइज्जती कोई बुराई की बात नहीं, सभी मिल। लेकिन मेरे भाई सोचे हमारे बड़े जितने हमारे बैठे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मिसेस महमूद। अपना ख्याल रखें आप सब लोग। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो भाई नहीं मैं नहीं माफ नहीं करता नहीं नहीं नहीं, बहुत नहीं, अच्छी बहुत बात अच्छी आपने बात की, की, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। नहीं देख रही हैं ना प्रोग्राम, तो वो अप्रिशिएट कर रही हैं। लेकिन देखिए कितने बेबस हो जाते हैं लोग भी जब देखते हैं कि अपने मुल्क में, यकीन कर वाकई में मैं सच कह रही हूँ, मैं एक दिल से कह रही हूँ, हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, यकीन बहुत ही करें। ज़्यादा और खूबसूरत अल्लाह है। पाक ने हर नेमत दी है, और बेकदरों से फिर ना अल्लाह पाक नेमतें भी छीन लेता है, चाहे वो असल में बात माँ ये बाप की मैं सूरत में हो या किसी चीज़ एक में। बात जी मैं जी। आपको कहूँगा कि देखिए सबसे पहले ये चीज़ है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो रूल्स बनाए थे, आज बरतानिया में वो रूल्स चल रहे हैं। इंसाफ, आप इंसाफ, अगर बड़ों के लिए चोरी नहीं है, और छोटे अगर छोटी चोरी करते हैं तो उसको आप जेल में डाल देते हैं। इसकी वजह जबकि ये है आप ना, बाहर नहीं, देखें, ये जो आपने कहा ना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, वो इसलिए कि वो जब हुक्मरान थे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो वो ये कहते थे कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं हुकूमत वक्त का इक़्तिदार में हूँ, तो अगर मेरी वजह से गली का कुत्ता भी अगर भूखा रहता है तो मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो जब ये लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे नहीं तो आप कुत्तों की तरह फिर इंसान मरेंगे ना। मैम हमने उल्टा कर दिया हर चीज़ को। मिसाल के तौर पे मैं बताऊं आपको कि सियासत का जो मतलब है वो खिदमत है, हम सच बोलें और ख़िदमत करें। लेकिन आज से हम अगर 1400 साल बाद आकर के देखें, सियासत का मतलब हमारे कुछ करप्ट लोगों ने निकाल दिया है कि झूठ बोलना, किसी को चीट करना या किसी को धोखा देना। तो बोलता है कि अगर किसी को मैंने धोखा देने में कामयाब हो गया तो बोलता है कि देख यार कैसा बेहतरीन सियासत किया है ये तो सियासी बंदा। लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट है, ये नेगेटिव साइड हम जा रहे हैं, बल्कि हम इससे गड़े में गड़ते चले जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा कोई भी हो वो हमें पकड़ लेगा। जब तक कि हम होश के नाखून ना लें, हमें चाहिए पहले ही हम अभी भी सुधर जाए। और जो हमारे बड़े लोग हैं जो इदारे में बैठे हुए हैं, तो उनको चाहिए कि कम अज़ कम अब भी आवाम का सपोर्ट करें और आवाम के साथ खड़े हों। आवाम किस मुश्किलात में गुजर रहे हैं, कम अज़ कम वो पुरसाने हाल बने, देखें उनको। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो ये आवाम फिर ऐसे ही करेंगे कि चोरी और डकैती। अब मिसाल के तौर पे बड़े चोर जो हैं उनको तो रिलीफ मिल जाती है बआसानी, और सजाएं भी माफ हो जाती बिल्कुल तो एक छोटा चोरी को उसको पूरी सजा मिलेगी, पूरी भुगतेगा भी सजा, बल्कि पक्का चोर बन के निकलेगा। बिल्कुल ऐसा ही। और एक छोटा चोर बेचारा जो अपने पेट भरने के लिए एक, अगर मैं कहूँ आपको, एक रोटी चोरी कर लेता है तो उसको हम जेल में डाल देते हैं, बल्कि उसको कोड़े भी मार रहे होते हैं, डंडे भी मार रहे होते हैं। हम ये नहीं पूछते कि तुमने एक रोटी चोरी क्यों की। काश कि हम ऐसे कौम बन जाए कि हम ये पूछ सकें उससे कि तुमने ये एक रोटी चोरी क्यों की, क्या वजह है। अब मिसाल, एक आपके प्रोग्राम का टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन छोटा सा एक मिसाल मैं दूं। अभी बरतानिया में एक ऐसा ही केस हुआ था, एक बच्चे ने रोटी चोरी कर ली। अच्छा, वो बच्चा कुछ लोगों ने पकड़ लिया, उसको कोर्ट ले गए। जब जज ने उससे पूछा कि आपने लोगों से पैसे मांगे थे चोरी करने से पहले, जब उससे पूछा तो उसके खाने के पैसे नहीं थे उसके पास। उसने कहा कि आपने भीख मांगा? उसने कहा भीख मांगा मैंने। उसने कहा किसी ने नहीं दिया? बोला नहीं दिया। मैं दुकानदार से मांगा, दुकानदार से भी मांगा था उसने। फिर मजबूरन उसने चोरी की। अच्छा, फिर जज ने जो लोग उसको पकड़ के लाए थे कोर्ट पे, उनको सारे को पूछते हैं कि आपसे पैसे मांगे थे? इसने कहा कि हाँ मांगे थे, नहीं दिया मैंने। दुकानदार से पूछा तो उसने भी कहा कि नहीं दिया। फिर बच्चे ने यानी कि बाद में चोरी की। तो जज सब के ऊपर यानी कि प्लांटी लगा देते हैं मुख्तलिफ डॉलर, यानी कि किसी के ऊपर $10, किसी के ऊपर $20, कि आपसे जब ये बंदा भीख मांगा, आपसे ये मदद मांगा, आपने इसकी मदद नहीं की। और ये अगर कुछ पैसों की चीज़ें चोरी कर लिया तो आप इसको FIR कटवा के कोर्ट में लेकर के आ गए और वो पैसे लगा दिए। हाँ, वो पैसे लगा दिए, उनके पीछे आप आ गए। आप अगर अपने पड़ोसी के या किसी के भी ख्याल कर लो, एक वक्त का खाना खिला दो, तो आपका कुछ नहीं जाता। हमारे इस्लाम में तो ऐसा है कि हमें और डबल मिल जाता है अल्लाह की तरफ से। लेकिन ये है कि आप देखें कि इंसाफ बाहर आजकल सही चल रहा है कि उन्होंने उन लोगों के ऊपर प्लांटी लगा दी जिन्होंने उसको भीख नहीं दिया, उसकी मदद नहीं की।
ये हमारा बाहर का ये कानून नहीं, है। ये देखा जाए तो कहते हैं मदद करनी, कोई है अगर हेल्पिंग हैंड आपसे मांगे, आपसे जो इस्तात होती है आप उसकी बिल्कुल हेल्प भी करनी करें, चाहिए। और ये दिल की रूह की सुकून के लिए होता है। और ये एक रोटी, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोटी से स्टार्ट करते हैं, जब वो देखते हैं कि हम और इसमें हम सब इसका हिस्सा हैं, हम इस गुनाह का हिस्सा हैं। देखा जाए तो वो जो हुक्मरान तो हैं, हम लोग भी वो किरदार निभा रहे हैं जो हमने एक वक्त होगा हमें जवाब देना होगा। आप कुछ कह रहे थे हज़ार साहब? हाँ, मैं सरवर साहब की बात को कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे मैं एक अर्ज़ ये करूँगा कि अगर हम सोच बदलेंगे तो हमारा पाकिस्तान बदलेगा। सबसे पहली सोच हमने ये बदलनी है कि हमने एजुकेशन को जो है एक बिज़नेस बना दिया है। बिल्कुल सही। सही है। एक फॉर एग्जांपल मैं ही अपनी मिसाल दे दूं कि अगर मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है जी, 5,000 रुपया 6,000 रुपया वो फीस देगा तो अच्छी तालीम हासिल करेगा, वरना नहीं कर हमने सकता। अच्छी तालीम को पैसों में कर दिया हमने है। एजुकेशन को बिजनेस बना बिल्कुल, दिया है। बिल्कुल। सही है। और फिर बड़े प्राउड पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो हाँ, बिजनेस बहुत एजुकेशन का दिखावा चलता है। दिखावा। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ एक तो माशाल्लाह हमारे टीचर्स नहीं है, दूसरा हमारी गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है, तो बच्चा जब वहाँ पढ़ नहीं सकता तो मजबूरन उनको प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ता है। और प्राइवेट स्कूल वाले नहीं, जो वो है नहीं माइंड सेट है। मैंने भी देखिए गवर्नमेंट में पढ़ा है और मेरा स्कूल बहुत अच्छा था और उनकी प्रिंसिपल और हर चीज़, और मुझे कभी जिंदगी में नहीं पता चला कि मैं गवर्नमेंट में पढ़ती। जब मैं कॉलेज में गई वो वक्त था तो मैडम तब जब मैंने भी खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है। अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम है। लोगों ने क्राइटेरिया बनाया है। मैंने आपको कहा ना, सोच हमारी ये बन गई है कि अब प्राइवेट में पढ़ेगा तो अच्छा नंबर लाएगा और अच्छा काम करेगा। हमारी सोच जो है वो पीसीएच स्कूल क्या मतलब प्राइवेट स्कूल है? नहीं, ये भी वुमेन्स ट्रस्ट के कॉलेज, तरह। एक मिनट, वुमेन्स कॉलेज मैंने बंस रोड पे पढ़ा, वो प्राइवेट तो नहीं है, गवर्नमेंट ही है ना सारे ये। तो फिर हमने जब हमने वो भी तो एक तालीम का इदारा है, हमने खुद दिखावा मैंने आपसे शुरू अर्ज किया ना कि हमारी सोच जो है ना वो नेगेटिव हो चुकी है। अब सोच ये हो गई है कि जी प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो अच्छे नंबर लाएगा, ये करेगा वो करेगा। हमने गवर्नमेंट की तरफ तवज्जो। और दूसरा हमारी हेल्थ भी एक बिजनेस बन चुका है। बिल्कुल सही है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल आप देख लो, वहाँ अगर एक बंदा जा रहा है बीमार है तो डॉक्टर साहब की जी फीस जो है वो 1,000 रुपया है। जी इंजेक्शन लगाना है उसके अलग से चार्जेस हैं, ड्रिप लगी है उसके अलग से चार्जेस हैं, बेड पे लेटा है उसके अलग से चार्जेस हैं। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जाओ तो उनकी माशाल्लाह आप हालत देख लें। अल्लाह। अब तो अब कुछ तो वो बेहतर हो जो चुकी मरीज है। है वो मरने से भी डर रहा है कि एक और खर्चा मेरे फैमिली पे ना हो जाए। लेट्स सी। बहुत शुक्रिया आपका हसन साहब, हुसैन साहब और हज़ार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मेरे साथ बड़े प्यारे मेहमान, और इस तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही हैं, और मेरा ये प्लेटफॉर्म सबके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो चार्जेस। मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ मिल के कुछ थोड़ा बहुत आपके साथ हिस्सा मिलाऊँ कि आप लोगों को यहाँ पर बुला के आपकी प्रमोशन कर सकूँ, ताकि आपकी बात पॉजिटिव आगे तक पहुँचे। लेट्स सी। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। और आ गया है देसी तड़का सीजन 2, उसका प्रोमो भाई बार बार आप लोग चलाएं मॉर्निंग शो में, ये कहना ना पड़े मुझे, क्योंकि खवातीन वेट कर रही हैं। और बिल्कुल जो रजिस्ट्रेशन वो है जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी वो तो क्लोज हो चुकी है, लेकिन अपडेट में रहें। और अगर कोई अभी भी राब्ता करना चाहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 0300 2530 031582487040, क्योंकि आ गया है देसी तड़का सीजन 2 कुकिंग कंपटीशन। देसी तड़का सीजन 2 कुकिंग कंपटीशन, और ये हो रहा है 19, 20, 21 एंड 22। ग्रैंड फिनाले होगा 22 फरवरी को। 19 फरवरी से 22 फरवरी तक है हंगामा किसके अंदर, गुड मॉर्निंग विद सभी में, क्योंकि आ गया है देसी तड़का सीजन 2। लेट्स सी। आप जाके इनका प्रोमो देखें और 2-3 बार देखें, आप भी देखें कितना ज़बरदस्त पिछला सीजन चला था, सीजन 1। तो लेट्स सी, आ गया है सीजन 2। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।